तो दोस्तों आज हो गया 13 अक्टूबर 2020। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बिहार चुनाव में एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले राजेंद्र सिंह रामेश्वर चौरसिया सहित 9 बागी नेता बीजेपी से हुए निष्कासित। आपको बता दें कि भाजपा के खिलाफ जाकर लोजपा और अन्य पार्टी से चुनाव लड़ने वाले 9 नेताओं को पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। जिन नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया गया है उसमें नौखा के पूर्व विधायक रामेश्वर चौरसिया और दिनारा से चुनाव लड़ रहे प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह भी शामिल है। आपको बता दें कि पार्टी ने पहली चेतावनी दी थी, जो कोई भी दूसरे दल से चुनाव लड़ रहे हैं वो अपना नाम वापस ले लें। ऐसे नहीं होने पर पार्टी की ओर से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सोमवार को पहले चरण के लिए नाम वापसी की तिथि समाप्त हो गई, लेकिन किसी ने भी अपना नाम वापस नहीं लिया। इसे देखते हुए भाजपा ने सभी 9 नेताओं को अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता व विधान पार्षद डॉक्टर संजय मयूख ने कहा है कि इन नेताओं के निष्कासन का निर्णय प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल की सहमति के बाद लिया गया है। आज की दूसरी बड़ी खबर, लोजपा ने दूसरे चरण के चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों के चयन की कवायद शुरू कर दी है। सोमवार की रात को संभावित नामों पर गंभीर चर्चा हुई। शीघ्र ही पार्टी सूची जारी करेगी। लोजपा ने यह भी साफ किया है कि वो अपने दोनों सिटिंग सीट लालगंज और गोविंदगंज पर अपना प्रत्याशी उतारेगी। इन दोनों सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार है। इस संबंध में लोजपा के प्रवक्ता अशरफ अंसारी ने कहा है कि चूंकि दोनों सीटों पर हमारे वर्तमान विधायक है, इसलिए इस सीट पर चुनाव लड़ने का निर्णय पार्टी ने लिया है। आपको बता दें कि लोजपा शुरू से कहती है कि वो भाजपा उम्मीदवारों के खिलाफ अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी। पहले चरण में लोजपा ने 42 सीटों पर प्रत्याशी उतारा है, जिनमें से एक भी भाजपा के खिलाफ नहीं है। मिली जानकारी के अनुसार दूसरे चरण में भी भाजपा और जेडीयू के बागी नेताओं को लोजपा प्रत्याशी बना सकती है। कई ऐसे नेता लोजपा के संपर्क में हैं। पहले चरण में भाजपा के आधा दर्जन नेताओं को लोजपा का सिंबल दिया गया है। आज की तीसरी बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी को बुरी ताकत और देश में सबसे बड़ी महामारी करार दिया है। सोमवार को उन्होंने कहा कि भगवा पार्टी अपने राजनीतिक फायदे के लिए राज्य में तनाव भड़काने की कोशिश कर रही है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने यह भी दावा किया है कि बीजेपी की दिलचस्पी लोगों की भलाई में नहीं बल्कि सिर्फ सत्ता हासिल करने में है। उन्होंने कहा कि एक और आपके सामने कोविड-19 डेंगू है और दूसरी तरफ आपके सामने सबसे बड़ी महामारी बीजेपी है। यह एक बुरी ताकत है। बंगाल में यदि आप राजनीति में हैं तो आपके कुछ मानदंडों का पालन करना होगा, जो हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। ममता बनर्जी ने अपने पार्टी के मुखपत्र जागो बंगला द्वारा ये आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि बीजेपी को इससे मतलब नहीं है कि लोग मृत है या जीवित, उनकी दिलचस्पी सिर्फ सत्ता हासिल करने में है। उनसे कहना चाहती हूँ कि ये आसान नहीं होगा। उन्होंने दुर्गा पूजा समितियों से कोविड-19 दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया है। आज की चौथी बड़ी खबर, बिहार चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी को टक्कर देंगे इमरान प्रतापगढ़ी। जी आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव की सियासी बिसात पर सभी राजनीतिक पार्टी मोहरे बिछाने में जुट गई है। पहले चरण में होने वाली 71 सीटों पर चुनाव के लिए जल्द ही प्रचार प्रसार भी शुरू हो जाएंगे। ऐसे में कांग्रेस ने भी युद्ध स्तर की तैयारी कर ली है। चुनाव में कांग्रेस अपनी सीट और वोट बैंक को बचाने की मशक्कत में लगी हुई है। कांग्रेस को जहां बीजेपी और जेडीयू एनडीए का सामना करना है, तो वहीं कांग्रेस के वोट बैंक में एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी भी सेंध लगाने में नहीं चूकते हैं, जिसको देखते हुए हाईकमान ने रणनीति तैयार की है। इसके तहत असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार जहां उतरेगी, उन सभी क्षेत्रों में कांग्रेस इमरान प्रतापगढ़ी से प्रचार कराने की रणनीति बना रहे हैं। विधानसभा चुनाव के लिए मतदान से पहले सूबे में सियासी हलचल तेज हो गई है। विधानसभा चुनाव से पहले बने ग्रेट डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट ने अब अपने उम्मीदवार उतारने शुरू कर दिए हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने शुक्रवार को चुनावी मैदान में 2 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है। आज की पांचवी बड़ी खबर, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के औरंगाबाद के सांसद इम्तियाज़ जलील ने महाराष्ट्र सरकार पर साधा है निशाना। आज की मीटिंग के अंदर एक जो अहम मुद्दा सामने आया है कि महाराष्ट्र सरकार ने पश्चिम महाराष्ट्र के जितने भी ज़िले हैं उनको कोरोना से हैंडल करने के लिए, कोरोना को हैंडल करने के लिए विशेष निधि का प्रावधान किया है। मतलब करोड़ों रुपये का फंड दिया है, चाहे वो पूना हो, कोल्हापुर हो, शोलापुर हो, सांगली हो। जबकि यहाँ पे प्रशासन की तरफ से सरकार को बार बार निवेदन दिया गया है कि औरंगाबाद में भी ग्रामीण इलाके हो या शहर में हो, बहुत सारी दिक्कतें हैं। या ये इंटर्न डॉक्टर्स जो है, वो इंटर्न डॉक्टर्स का रेम्यूनरेशन जो उनको पैसा मिलना चाहिए, दूसरी जगहों के ऊपर कहीं 30,000 है कि 50,000 रुपये उनको दिया जा रहा है, हमारे इंटर्न्स को महज 10,000 रुपये या 11,000 रुपये दिया जा रहा है। तो ये भेदभाव क्यों? तो इसको दूर करने के लिए अगर सरकार के पास से ये फंड अगर आता है तो इन लोगों को भी मिलेगा
दूसरा ये है कि आप लोगों को ये बोलते हैं कि मास्क पहनो, मास्क पहनो, मास्क पहनो। एक गरीब आदमी एक मास्क लेकर आता है, 10 रुपये का मास्क लेकर आता है और वो 15-15 दिन वही मास्क चलाता है। जबकि हकीकत ये है कई मास्क ऐसे होते हैं जो यूज एंड थ्रो, आज दिन में आप लगाए हैं, उसको इस्तेमाल करें और फेंक दिए हैं, तो ये रोज़ रोज़ तो ला नहीं सकता है। अगर स्पेशल फंडिंग आती है तो ये मास्क का प्रोविज़न किया जा सकता है। दूसरा ये है कि अभी फ़िलहाल एक अच्छी खबर ये है कि सभी की मेहनतों की वजह से वेंटिलेटर्स हमारे पास इनफ है, हमारे पास ऑक्सीजन का सप्लाई पूरा है। रेमडेसिविर इंजेक्शन जिसका शॉर्टेज बताया जा रहा था वो पूरी संख्या के अंदर मौजूद है। अब सिर्फ लोगों को जो प्रिकॉशन लेने का है वो प्रिकॉशन के हद तक अब अवेयरनेस क्रिएट करने का ही काम बाकी है। ये जो बिहार को जानवर की तरह बेचने का खेल जारी है, यह जनता देख रही है और इसका जवाब मुस्लिम लीग ने छोड़ दिया है पीडीएफ। कोई नहीं छोड़ा, वो वैचारिक चीज है, आंतरिक। देखिए पप्पू जी, आपकी पार्टी में बहुत अच्छे कैंडिडेट आ रहे हैं, कितना उत्साहित है रिजल्ट? जनता को तय करने दीजिए। महापापों से भरा हुआ है ये गठबंधन, और सभी पार्टी दुकान खोल करके बैठी हुई है। और आपके सामने कैंडिडेट की सूची मेरे पास है। महिलाओं को देख लीजिए, हम 30 क्रॉस कर गए, और आप महिलाएं भी देखिएगा तो आपको आश्चर्य होगी। सारे डॉक्टर, प्रोफेसर, और आगे भी जो आपको लिस्ट मिलेगी उसमें इस बिहार के करीब ही मिलेंगे, इन पॉलिटिशियन के तरह नहीं मिलेंगे। पीडीए तय करेगी तो हम उस पर सोचेंगे। पप्पू जी, पीडीए तय करेगी तो सोचेंगे। पप्पू यादव ने तो बाढ़ में बहुत अच्छा काम किया है बिहार में, पटना में खासतौर पर। फिर पप्पू यादव क्यों नहीं लड़ रहे? सर, मैंने पहले कहा कि पप्पू यादव लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं, ये एक तो जनता भगवान होती है, जिम्मेदारी उनकी है। लेकिन जिस घटक दल ने हम पर भरोसा किया है, उस प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस का ही निर्णय होगा कि पप्पू यादव लड़ेंगे या नहीं। वो 14 तारीख को आपको ये लोग जी। आप क्या पूछ रहे थे? कि आज आप सवाल उठा रहे हैं कि सारा दल जो है अपराधियों को टिकट दे रहा है। जब आप शुरुआती दौर में चुनाव लड़ते थे तो इसी तरह आप पर लोग उठाता था। सर, मैं तो वही बात आपसे कहा कि जोगी जी को जरा सा देख लीजिए ना, कितने बड़े हिस्ट्री सीटर, मर्डर केसेस, और तरी पार के बारे में भी जान लीजिए। वो तो नहीं है ना हम पर। तो राजनीति में तो इस अपराधी का कोई सवाल ही नहीं उठना। सर, तो आप ही तो कहते हैं, आपके नीतीश कुमार, इस सवाल ही नहीं उठता, और आप ही कहते हैं कि हम ऐसे लोगों को नहीं, और रघुवंश बाबू का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं ना, जिसको 15 साल 30 सालों से जिन चोरों को, बिहार बेईमानों को आप ही पत्रकार लोग स्थापित किए हुए। आप उनसे पूछिए उनका क्या हस्र है। मुस्लिम लीग आपको छोड़ के क्यों चली गई? कोई नहीं कहीं गई है, सब इंटरनल बात है, चिंता नहीं करें। आप ये भी बताएं कि आपका जो गठबंधन है वो क्यों बिहार की जनता को ठग रही, भरमा रही। 7 निश्चय पर बीजेपी ने अभी तक मोहर नहीं लगाया, और न ही सेकेंड 7 निश्चय के जब नीतीश जी उद्घाटन कर रहे थे तो कोई बीजेपी के मालूम। तो क्या ये जो तहखाना में बिहार की जनता को गुमराह किया जा रहा है, बीजेपी कंप्लीट रूप से, ये चर्चा है कि नीतीश जी को खत्म करने की साजिश रच रही। तो बीजेपी बताएं कि आपका
चुनाव के पहले का लीडर नीतीश जी हैं, तो चुनाव के बाद का लीडर कौन है? चिराग पासवान जी या इस बिहार का विपक्ष का नेता?